Good morning student. I am coming again to describe second part of chapter 1 class 5. अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे बॉडी कवरिंग. In order to adjust to the different kind of environmental conditions of the habitat, animals have different type of body covering. Some of them are given below. अब ये नीचे 2-3 पॉइंट आपके लिए दिया हुआ है. ये बताता है कि किस रीजन की वजह से जो एनिमल्स होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो हैबिटेट इनका होता है उसमें बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना इसमें रोल करता है. पहला है द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज प्राइमरी कवर्ड विथ फेदर्स. फेदर्स कीप them warm and protect them from moisture. Thus they help in maintaining the body temperature. They also help birds in flying. अब देखिए जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है. अब जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी आपको बताया कि हैबिटेट जो है वो अनुकूलता होता है, यानी कि जो जहाँ रहने के अनुकूल होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके रहने की व्यवस्था या फिर उनके बॉडी का स्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ रहता है, जैसे कि वो उस जगह पे उसके अनुकूल होकर के वहाँ पे आसानी से रह सकें. उसी में ये बहुत बड़ा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी कवरिंग. ये अब जैसे कि बर्ड है तो बर्ड का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है. वो उसी तरीका का बॉडी स्ट्रक्चर होता है ताकि उनको फ्लाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी मौसम का जो कंडीशन होता है उसको वो आसानी से झेल सकें. इसके लिए इनके बॉडी का जो फर्स्ट लेयर होता है वो फेदर से ढका हुआ रहता है, जो कि उनको गर्म करने में, ठंडे के मौसम में भी वो अपने बॉडी को गर्म रख सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, अनदर टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग इज फर. एनिमल्स लाइक याक, बियर एंड sheep have fur on their body. It helps to keep the animal warm by protecting it against rain and cold. अब देखिए, अब ये बर्ड्स हैं तो बर्ड्स के छोटे छोटे बॉडी पे छोटे छोटे फर होते हैं, फेदर्स होते हैं, जिससे वो अपने बॉडी को वार्म कर सकते हैं. लेकिन वही दूसरे टाइप का जो एनिमल्स है, अब वो जो ठंडे जगह पे रहने वाले एनिमल्स हैं, सिप हैं, बियर हैं, इनके बॉडी पे लंबे लंबे बाल होते हैं, जिससे कि वो अपने बॉडी को गर्म रख सकते हैं और अपने बॉडी को रेन से या कोल्ड से बचा सकते हैं. अब थर्ड पॉइंट आपका आता है एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड एंड सम फिश हैव अ लेयर ऑफ ड्राई and overlapping scales. These scales protect them under. अब ये हम आपको वैसा ही बता ही रहे हैं कि जैसे जो एनिमल होते हैं उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ही होता है जिससे कि उनके हैबिटेशन में, वो जहाँ रहते हैं उनके अनुकूलता में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो. अब जैसे कि स्नेक है, लिजर्ड है, फिश है, ये जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी पे एक स्केल बना हुआ रहता है. ये स्केल इनको किस चीज़ में मदद करते हैं? ये प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर इन सम एनिमल्स. अब ये इनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा पानी का लेयर नहीं जम पाता है इस स्केल की वजह से. ये ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं, बॉडी के ऊपर एक दूसरे पे चढ़ा हुआ स्केल, जो कि इनको एनेमीज से भी बचाते हैं और पानी में रहने के लिए, स्विमिंग करने के लिए इनको बहुत हेल्प करते हैं. Another commonly found body covering is shell. It is very hard and strong. Shells can be seen in land and ocean animals like turtle, tortoise, and snail. These animals draw their head and feet into the shell and hide to protect themselves from their enemies. अब यहाँ देखिए, गॉड गिफ्टेड एक ऐसा भी ये लोग भी एनिमल हैं जिनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी के ऊपर एक हार्ड सेल से बना हुआ कवर रहता है. अपने आप को जैसे ही ये डेंजर में पाते हैं अपने बॉडी को उस सेल के अंदर छुपा लेते हैं.
इसमें मेन कितने हैं, टर्टल है, टॉर्टवाइज है, ये सब जो है ये अपने एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए अपने सेल का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है, टर्टल और टॉर्टवाइज, ये दोनों का मतलब होता है कछुआ, ठीक है। अब लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है, तो इसका मेन डिफरेंस है, टर्टल जो होता है वो समुद्र के किनारे या पानी पॉन्ड वगैरह के किनारे या फिर पानी में समुद्र में रहते हैं, लेकिन टॉर्टवाइज जो है वो लैंड पे भी, जमीन पे भी, सूखी मिट्टी में भी या गीली मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं। तो ये इसका मेन डिफरेंसेस है। अब है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, फीडिंग हैबिट। अब देखिए, एक तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि हैबिटेशन में कौन से जानवर कहाँ पे रह सकते हैं, जिसमें आपको हमने ओशियन के बारे में बताया था, फ्रेश वाटर बताया था, फॉरेस्ट बताया था, ये सब एरिया बताया था। अब उसके बाद हमने बॉडी स्ट्रक्चर बताया। अब है फीडिंग हैबिट, दैट मीन्स अब जो हैबिटेशन होता है, जो अनुकूलता होता है, उसमें फीडिंग हैबिट भी मेन इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। ये है, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फीडिंग हैबिट differ from animal to animal. They also depend on their ability of food in the habitat. There are three main classes in which animals can be classified on the basis of their eating habits. These are herbivorous, carnivorous and omnivorous. अब देखिए, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ रहने के लिए अब जो हैबिटेशन होता है, यदि जंगल वाले रहने वाले जो एनिमल होते हैं, उनके खाने पीने का भी अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मटेरियल होगा, उसी के अकॉर्डिंग उनके शरीर की बनावट होगी। तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पार्ट में है, देयर आर हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ये 3 पार्ट में बांट के रखा गया है। ये यहाँ पे है, हार्बिवोरस आर द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, हार्बिवोरस, हार्बिवोरस दैट मीन्स हरा हरा, इसका मतलब है कि हरा हरा घास खाने वाले एनिमल को हम लोग क्या कह सकते हैं, हार्बिवोरस। दैट मीन्स प्लांट ईटर एनिमल आर कॉल्ड हार्बिवोरस। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसिजर फॉर beating and broad teeth called molar and premolar for chewing food. Cow, goat, deer and giraffe are some herbivorous. अब देखिए, अब जो गॉड गिफ्टेड चीज है, यहाँ पे ये भी चीज हम लोग देख लेते हैं कि अब जिस एनिमल के खाने का जो हैबिट होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके टीथ की बनावट भी होती है। अब ये इंसीजर है, मोलर है, प्री मोलर है। अब इसमें से कौन सा टीथ किस एनिमल के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, इसमें देखिए, हार्बिवोरस जो है, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनके आगे इंसीजर का जो टीथ होता है काफ़ी शार्प होता है। इसी के वजह से ये जो है जैसे कि काऊ है, गोट है, डियर है, जिराफ है, ये लोग जो हैं वो अपने खाना को आसानी से काट करके और पीछे वाले दांत के पास ले जा करके उसे अच्छे से चबा चबा करके खाते हैं। अब दूसरा आता है कार्निवोरस। अब देखिए, कार्निवोरस, इसको एक बार आप बोल करके देखिए, कार्निवोरस, कार्निवोरस दैट मीन्स काट काट करके खाने वाली चीज। इसका मतलब है फ्लैश ईटर, यानी कि जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। अब ये वो जानवर कहलाते हैं जो कि दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं। फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को ईट जो करते हैं एनिमल, वो कार्निवोरस कहलाते हैं। अब इनके टीथ की बनावट कैसी होती है, सच एनिमल्स हैव शार्प एंड pointed front teeth called canines that help them to tear flesh. अब देखिए, अब अगर आगे का दांत चिपटा होगा, आप भी वेज नॉन वेज ये तो आप लोग खाते होंगे, खाने पे पता चलता होगा कि आगे के दांत से तो कोई नहीं खाता है नॉन वेज खाने के लिए कैनाइन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पॉइंटेड शार्प टीथ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कार्निवोरस का जो टीथ होता है वो काफ़ी शार्प और काफ़ी पॉइंटेड होता है, जिससे वो
दूसरे जानवरों के मांस को आसानी से फाड़ करके और तब खा पाते हैं। अब तीसरा है Scavengers like vulture, hyena, and wolf are a special type of carnivores that feed on dead or decaying animals. They play an important role in maintaining a balance in nature by preventing accumulation of dead bodies of animals. अब ये स्कैवेंजर है। अब ये जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं ये दूसरे एनिमल का मांस खुद से शिकार करते हैं और खुद खाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये अभी खाते ही रहते हैं और किसी कारणवश वहाँ से उस बॉडी के कुछ पार्ट को खा पाते हैं और कुछ पार्ट को छोड़ करके चले जाते हैं, तो उस छोड़े हुए मांस के टुकड़े को, उस छोड़े हुए बॉडी पार्ट को एक अलग कैटेगरी में आता है स्कैवेंजर्स, जैसे कि वल्चर, हाइना, वॉल्फ। ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो खुद से शिकार नहीं करते हैं, लेकिन ये भी फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ही ईट करते हैं। ये भी दूसरे जानवरों का मांस ही खाते हैं, लेकिन ये कार्निवोरस खा करके जो छोड़ चुके होते हैं उसको ये खाते हैं। तो इनका एक अब क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा, ये भी एक अच्छी बात है कि अब जैसे कि हाफ पार्ट को खा लिए, हाफ पार्ट को कार्निवोरस छोड़ के अगर चला जाता है और यदि स्कैवेंजर्स वहाँ पे नहीं रहें, उसको स्कैवेंजर्स खा करके सफाई उसकी नहीं करें, तो वो हाफ बॉडी पार्ट जो है वो वहाँ पे सड़ेगा, बदबू देगा और उससे वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो प्रदूषित होगा। तो ये वहाँ का मेंटेनिंग करने में, नेचर को के बैलेंस को मेंटेन करने में स्कैवेंजर्स जो है वो काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं। Omnivores are those organisms that eat both animals and plants. Example of omnivore includes man, bear, crow and squirrel. अब इसके बारे में तो कहना ही नहीं है। ओमनिवोर हो गया, दैट मीन्स हम एक तरफ ओम भी कर रहे हैं। अब जब किसी पार्टी में जाते हैं तो पता चलता है कि भाई देखो कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सा आइटम बना हुआ है, वेज में अच्छा आइटम है या नॉन वेज में अच्छा आइटम है। तो कुछ लोग होते हैं कि एक प्लेट लेकर के चलना शुरू किए और वेज से लेकर के नॉन वेज तक पहुंच जाते हैं। दैट मीन्स जो दोनों खाते हैं, यानी कि जिधर अच्छा मटेरियल मिले उधर खा लिया, तो ये ओमनिवोरस कहलाते हैं। इसमें मैन सबसे पहला नंबर में लिखा हुआ है, आप लोग भी देख लीजिए, यानी कि मैन सबसे पहला है जो कि ओमनिवोरस कहलाता है। वो वेज भी खाता है और नॉन वेज भी खाता है। उसी तरह से एनिमल में भी कुछ एनिमल ऐसे हैं जो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। दैट मीन्स ग्रास भी खाते हैं, ग्रीन प्लांट पार्ट भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाते हैं। तो उसमें आ जाता है आपको बियर, क्रो, स्क्वायरल, ये सब हैं। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये ओमनिवोरस के कैटेगरी में आते हैं। ये हमारा हो गया 4 जो कि एग्जाम्पल हमने बताया, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर और ओमनिवोरस। ये इनके ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंसेस पार्ट में बांटा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स। अब देखिए अलग अलग एनिमल में ब्रीथिंग ऑर्गन भी अलग अलग होता है। ब्रीथिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस जो हैं, ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं, वो सभी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। यानी कि हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं। ये चीज़ अब लेकिन इसके लिए भी हमारे बॉडी में अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग पार्ट बना हुआ है जिससे कि वो ब्रीथिंग का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंसेक्ट में, इंसेक्ट एक्सचेंजेस द गैसेस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर बॉडी सरफेस नोन एज स्पाइरिकल्स।
अब देखिए स्पाइरकल्स जो है वो अब इंसेक्ट में होता है, ये बॉडी पार्ट है इसका जिससे ये ब्रीथिंग का काम करते हैं। ये स्पाइरकल्स क्या होता है, तो ये पूरे बॉडी में, होल बॉडी में एक छोटा छोटा होल जैसा होता है, छिद्र जैसा होता है जिससे वो सांस लेने का काम करते हैं और सांस छोड़ने का भी काम इसी के द्वारा करते हैं। अब है दूसरा गिल्स। गिल्स इज अ ब्रीथिंग ऑर्गन found in almost all aquatic animals like fish, crab, tadpole, prawn, etc. Gills help these animals to absorb oxygen dissolved in water. अब गिल्स जो है ये खासकर ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि फिश हो गया, क्रैब हो गया, टैडपोल हो गया। ये जो बॉडी पार्ट होता है गिल्स, ये एक्वाटिक एनिमल में मिलते हैं जिससे कि ये उनको सांस लेने में उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करके बॉडी के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इनहेल करते हैं। अब देखिए अदर एनिमल लाइक reptiles, birds and mammals breathe through their lungs. The function of the lungs is to transport oxygen which is inhaled through the nose to the blood and to release carbon dioxide from the blood. अब ये अदर एनिमल्स लाइक रिप्टाइल्स, इसमें ह्यूमन भी आ जाता है जिसके बॉडी पार्ट में लंग्स जो है वो ब्रीथिंग का काम करता है। जो रिप्टाइल्स होते हैं, जो रेंग के चलने वाले जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, जो बच्चे को बर्थ करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, ये सारे जो कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं इन सब में लंग्स जो है वो बॉडी पार्ट होता है जिससे कि ब्रीथिंग का काम किया जाता है। लंग्स के द्वारा ही बॉडी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है वो लंग्स के द्वारा ही इस बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकलता है। अब लास्ट पॉइंट है एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड टोड दैट स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ अंडर वाटर एंड पार्ट ऑफ इट ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अब देखिए एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, अब ये है जो कि कभी कभी पानी में भी रहता है और ज़्यादातर टाइम ये लैंड पे भी रहता है। इसकी जब जैसी ज़रूरत होती है वैसे वो पानी में और लैंड दोनों पे अपने आप को सरवाइव कर सकता है। तो इनके ये कैसे सांस लेते हैं, when young these animals live in water and breathe through gills. As adults they breathe through lungs or land and most skin in water. अब देखिए इनके बॉडी में दोनों प्रकार का सुविधा ऑलरेडी दिया हुआ है। ये जब लैंड पे रहते हैं, जब जमीन पे रहते हैं तो लंग्स से सांस लेते हैं और जब वाटर के अंदर जाते हैं तो इनके स्किन की बनावट ऐसी होती है जिससे कि वो वाटर के अंदर ब्रीथिंग का काम स्किन के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया जो कि ब्रीथिंग के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के जो हैं अलग अलग ऑर्गन बने होते हैं जिससे कि इनको ब्रीथिंग में काफ़ी हेल्प मिलता है। अब सारे एनिमल्स का एक ही बॉडी पार्ट नहीं होता है जिससे कि अब जैसे कि लंग्स है, ह्यूमन में लंग्स है तो सारे एनिमल्स में, इंसेक्ट में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, ये सब में लंग्स ही नहीं होता है जो कि ब्रीथिंग में हेल्प करता है। सब के सारे एनिमल्स को उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, उनके रहने के अकॉर्डिंग उनके बॉडी का पार्ट होता है जिससे कि अलग अलग पार्ट होता है जिससे कि वो ब्रीथिंग में उनकी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इसका मतलब होता है प्रवास। माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल्स from one region to another in response to change in season, habitat और अब देखिए ये माइग्रेशन क्यों होता है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देख लीजिए, ह्यूमन के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए कि ह्यूमन में माइग्रेशन क्यों होता है। ह्यूमन में माइग्रेशन का एक मेन रीजन होता है कि एजुकेशन, जॉब। अब किसी की जॉब अगर मुंबई में लग जाती है और वो अगर बिहार का रहने वाला है तो उसके साथ ये
मजबूरी हो जाती है कि वो यहाँ से पूरे परिवार को छोड़ करके और वहाँ जा करके उसको रहना पड़ता है। उसके आगे का लाइफ जो है वहीं पे उनको बिताना पड़ता है। लेकिन फिर भी अब उनका घर है तो कभी ना कभी वो वहाँ से जब उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे जॉब ख़त्म करके फिर वो अपने घर वापस आते हैं। तो ये जो ज़रूरत क्या हो गई कि जॉब के लिए उनको यहाँ से जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा और फिर जब काम ख़त्म हो गया तो फिर वो अपने घर पे वापस आए। सेम यही कंडीशन होता है एनिमल्स में, जो कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन का काम करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जा कर के रहना शुरू करते हैं और फिर जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर वो अपने जगह पे वापस आ जाते हैं। This happen at regular period of time and during a particular season. Animals migrate because the condition in their habitat become। अब ये ऐसा ही इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। मेनी टाइम्स एनिमल ऑल्सो माइग्रेट बिकॉज ऑफ नेचर कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, ड्राफ्ट और फ्लड्स। अब देखिए कुछ जो है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी एनिमल जो है वो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वहाँ पे रहने के लिए जो उन्होंने अपना घर बना रखा था, जो उनके रहने का जगह था, अगर वो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो ख़त्म हो गया है तो वो एक जगह से दूसरी जगह फिर जा कर के रहना शुरू कर देते हैं। Usually the word migration is more closely associated with the movement of birds. Birds migrate twice in a year during spring and autumn, but only some birds migrate, not all. The birds that migrate are called migratory birds. अब देखिए ये एनिमल में तो आपने जाना कि एनिमल जो है वो अपने फूड के हैबिट के लिए या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा कर के रहते हैं। लेकिन अब ये बर्ड में हो गया, दो तरह के बर्ड हो गए, टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स। एक माइग्रेटरी बर्ड्स हो गए जो कि सीजन में एक ईयर में 2 बार माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कभी कभी हम लोग किसी चिड़िया को देखते हैं कि हाँ अब ये सीजन आ गया है, अब ये चिड़िया हमें दिखाई देंगी, लेकिन फिर वही चिड़िया 2-3 महीने के बाद पता चलता है कि कितना भी आप कहीं ढूंढिएगा तो वो चिड़िया दिखाई नहीं देती है। तो वह उस टाइप के वर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रिंग और ऑटोमन में अपने जगह को बदलते हैं, माइग्रेशन करते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। लेकिन ये माइग्रेशन जो है वो सारे बर्ड्स नहीं करते हैं, वो कुछ खास बर्ड्स होते हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। विल द ones that do not migrate are called resident birds। अब जो एक ही जगह पे रेसिडेंशियल हो करके रह गए उसी से रेसिडेंट बर्ड्स उनका नाम पड़ गया। दैट मीन्स वो एक जगह पे अस्थाई होकर के रह जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। तो ये 2 टाइप ऑफ बर्ड्स हो गए, एक माइग्रेटरी बर्ड्स और एक रेसिडेंट बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रेसिडेंट बर्ड्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, वो एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड their migration is to escape cold weather conditions and to find food. They come back to the original habitat each year. For example, the Arctic tern nest near the North Pole in summer and flies all the way to Antarctica in autumn to escape harsh cold conditions. अब देखिए ये जो है इसका एक और एग्जाम्पल है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जब बर्फ़ जमने लगते हैं, ये नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन के जो बर्ड्स होते हैं, जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, बर्फ़ जमने लगती है, तो वो वहाँ से माइग्रेशन कर लेते हैं। और जब फिर वहाँ पे गर्मी समर का नॉर्थ पोल में जब समर रहता है तो फिर वहाँ आ जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे ठंड कम होती है फिर वो माइग्रेशन करके वहीं वापस चले जाते हैं। बिसाइड्स बर्ड्स सम अदर एनिमल्स लाइक कैरिबाउ, इल्क, सम बैट्स, whales etc to migrate in search of food among insect, butterfly and moth। जैसा कि हमने अभी ऊपर ही बताया था कि माइग्रेशन का एक मेन रीजन ये भी होता है कि जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने फूड की तलाश में, सर्चिंग ऑफ फूड्स,
के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं। जब खाना ही नहीं मिलेगा, कोई जीवित ही नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ रह के क्या फ़ायदा। तो अपने खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं। ये आपकी इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, माइग्रेशन। अब ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।